गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 3 रीड करना शुरू करेंगे आज, जो है रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है देहातों में या फिर ग्रामीण इलाके में शासन करना। किस तरह अंग्रेज़ों ने ग्रामीण इलाकों को या फिर देहातों को अपने अधीन लाना शुरू किया। इंट्रोडक्शन पढ़िए। बिफोर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल, इंडियन विलेजर्स वर मोर और लेस self-sufficient. They produced most of what they needed. Food grown by villagers was enough to meet their needs and that of people living in urban areas. Farmers grew crops mainly for their own consumption and paid a part of their produce to the king as tax. When crops failed, the tax was reduced or waived altogether. Farmers also could not be easily evicted from their land. All this changed when the British came to power. अंग्रेज़ों से आने से पहले जो लोग थे वो अपने आप ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। वो ज़्यादातर जो भी उनको जो अपनी आवश्यकताओं की सभी चीज़ें वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे। जो विलेजर थे वो फूड ग्रो करते थे और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे, और साथ साथ अर्बन लोगों की आवश्यकताओं को भी वही पूरा करते थे। फार्मर्स अपने उपभोग के लिए, इस्तेमाल के लिए क्रॉप्स उगाते थे और उसका एक हिस्सा वो किंग को टैक्स के रूप में भी देते थे। जब फसलें अच्छे से नहीं होती थी बाढ़ या सूखे के कारण, तब टैक्स घटा दिया जाता था या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता था। फार्मर्स को उनके ज़मीन से निकालना बहुत आसान नहीं होता था, लेकिन जैसे ब्रिटिश शक्ति में आई ये सारी चीज़ें बदल गई। द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी दीवान बनना। दीवान मीन्स राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the British East India Company as the Diwan of Bengal. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. Had to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. 12 अगस्त 1765 को जो मुगल शासक था, उसने कंपनी को दीवानी का राइट दे दिया बंगाल में, क्योंकि जो कंपनी थी वो दीवान बन गई और साथ साथ जो बंगाल का क्या बन गई, वो मुख्य वित्तीय प्रशासक भी बन गई। ठीक है, अब इसको क्या सोचना था कि किस तरह से ज़मीन है उसका प्रशासन करना है, क्षेत्र का, और साथ साथ रेवेन्यू रिसोर्सेज को संगठित करना है इस तरह से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे मिले और वो कंपनी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और जो चीज़ें उनको खरीद सकें और बिक्री कर सके जो वो चाहते हैं। Being an alien power, the company needed to specify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो विदेशी शक्ति थी, इसलिए उनको किन को संतुष्ट करना था, जो पास्ट में ग्रामीण इलाकों में शासन कर रहे थे या फिर जिनका शासन था, और साथ साथ उनको शक्ति और सम्मान का भी इंजॉय करना था। वो जो पहले क्या थे, लोकल पावर में थे, उनको भी नियंत्रण में रखना था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से उनका शासन समाप्त नहीं हुआ था। ब्रिटिश पॉलिसी टिल 1793 तक अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ देखी। पहला है इजारदारी सिस्टम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली 1765 में, दे कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के वही पुराने तरीके जारी रखे। बट द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी कलेक्टेड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द peasants unofficially, which added to their personal wealth. लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो गैर आधिकारिक तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से किसानों से क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और उनकी जो खुद का जो धन था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। However, till the 1770s, the company's income from the land revenue was too little, which diminished further because of the massive famine. Hence, Warren Hastings introduced Izardari system, according to which the right to collection was given to the highest bidder for a period of 5 years. These bidders were called contractor.
अब देखो 1770 तक जो कंपनी की इनकम थी रेवेन्यू से वो बहुत ही कम थी, जो बाद में अकाल के कारण बिल्कुल ही कम हो गई। हालांकि इसके कारण ही जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने इजारदारी सिस्टम की शुरुआत की, जिसके अकॉर्डिंग जो ज़मीन के लिए जो रेवेन्यू की सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, रेवेन्यू का राइट की जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, उसको ही अधिकार दिया जाता था, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू का, ठीक है, और उसको कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था। ये आप समझे। देखो बिडर कौन था, जो बोली लगाता था कि वो रेवेन्यू खुद रखेगा, लेकिन उसके बदले में एक पार्ट डिसाइड कर लिया जाता था और वो उतने की बोली लगाता था, ठीक है, कि 40%, 50%, 60%, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता उसको राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू दिया जाता था, ठीक है। However, this system was a failure because bidding was often not related to the actual productivity of the land। क्योंकि ये सिस्टम क्यों असफल हो गया, क्योंकि जो बोली लगाई जाती थी वो ज़मीन का के वास्तविक उपज को लेकर नहीं लगाई जाती थी। इजारदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन लैंड एज इट वॉज ऑक्शन पीरियडली। जिस ज़मीन की समय समय पर बोली लगती थी उसमें कोई सुधार नहीं की करवाए जाते थे। द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सप्लॉइट द पीजेंट टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू। किसानों से ज़्यादा रेवेन्यू लेने के लिए किसानों का शोषण भी किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट सेटलमेंट, स्थाई जो भी है स्थाई बंदोबस्त जिसको कहा जाता था हिंदी में। इसकी शुरुआत की बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस में। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए, जो ज़मींदार थे उनको लैंड का मुख्य स्वामी बना दिया गया। दे वर्क एज द एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू। और वो अब जो रेवेन्यू था वही कौन कलेक्ट करते थे, ज़मींदार थे। उनको दे हैड टू पे अबाउट 89% ऑफ कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू। जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 89% उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था। एंड परमिटेड टू रिटेन 11% रेवेन्यू कलेक्टेड, और बचा 11% रेवेन्यू वो अपने पास रखते थे एज ए सैलरीज। जो लैंड रेवेन्यू था वो 10 सालों के लिए परमानेंट बेसिस पर फिक्स कर दिया जाता था, और जो ज़मींदार थे उनको ज़मींदारी के अनुवांशिक अधिकार दिए जाते थे। इसका मतलब था कि उनके बाद उनके जो बच्चे हैं वो भी ज़मींदार बनेंगे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वर फार रीचिंग। अब जो भी आर्थिक मेजरमेंट्स लगाए गए थे कि उतना धन हमें मिलेगा, वो नहीं मिल पाए, वो हद से बहुत ही परे थे। इट क्रिएटेड अ न्यू क्लासेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ ज़मींदार हु बिकेम द पॉलिटिकल अलाइज ऑफ ब्रिटिश। और ज़मींदारों की एक नया वर्ग उदा हुआ जो किसी अंग्रेज़ों के राजनीतिक सहकारी थे या फिर उनके वफादार थे। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द ज़मींदारों को वित्तीय सुरक्षा भी मिली। मैनी ऑफ वेस्टलैंड एंड फॉरेस्ट बिकेम कल्टिवेबल। बहुत सारा जो ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती थी और फॉरेस्ट को भी कृषि के योग्य बनाया गया। The permanent settlement was heavy and oppressive assessment. Taxes were often collected by the oppressive method। अब देखो जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें बहुत ही भारी कर लगाए जाते थे और किसानों को दबाया जाता था। जो टैक्सेस थे वो बहुत ही ख़राब तरीक़ों से, दमनकारी तरीक़ों से किसानों से लिए जाते थे। पोजीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द soil wasn't as they could be evicted by their land by the जमींदार्स on non payment of dues। अब देखो जो वास्तविक कल्टीवेटर थे, जो किसान था या ज़मीन का जो वास्तविक अधिकारी था, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब वो अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पाता था तो ज़मींदार उसको उसकी ज़मीन से निकाल देते थे। इन द लॉन्ग रन दिस settlement benefited the landlords more than the government by increasing the area under cultivation. The land revenue collected by the peasants went up while the amount they had to pay to the state remain fixed। अब देखो ये जो सेटलमेंट थी ये सरकार की बजाय, कंपनी की बजाय ज़मींदारों के लिए ज़्यादा लाभकारी रही। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन थी, कृषि योग्य जो ज़मीन थी, उसका एरिया बढ़ने के साथ साथ वो किसानों से ज़्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन जो सरकार को जितना टैक्स देना था वो फिक्स था। ज़मीन बढ़ रही थी
रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन रेवेन्यू तो 10 साल के लिए फिक्स हो चुका था, इसलिए फ़ायदा किसको हो रहा था, ज़मींदारों को। बेटा आज यहाँ तक पढ़ेंगे हम, इसको आप पढ़ो, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करो। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।